Bismillahirrahmanirrahim. Now today's topic is Kirchhoff's rule. Kirchhoff's rules क्या हैं? उन्हें पढ़ने के लिए हम कुछ थोड़ी सी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं कि Kirchhoff's रूल यूज कहाँ होते हैं और क्यों होते हैं. Ohm's law and rules of series and parallel combination of resistance are quite useful to analyze the simple electrical circuit consisting of more than one resistance. मीन्स टू से हम ओहम ला जो हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर और सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस वाला जो टॉपिक था जिसमें हम सीरीज में अगर रेजिस्टेंसेस कंबाइन हो तो हम उन्हें सिंपली ऐड कर देते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं आर ई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सो ऑन जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं और पैरेलल के केस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं बाय रिलेशन वन ओवर आर ई इज इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री अगर आर वन आर टू और आर थ्री तीन रेजिस्टेंसेस हों तो हम इन रूल्स को यूज करते हुए जिसे यहाँ पे ओहम लॉ और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का रूल्स कहा गया है तो इनको यूज करते हुए हम सिंपलर सर्किट्स जो हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं मींस उनमें वोल्टेज करंट रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज को फाइंड आउट किया जा सकता है अगर चंद वैल्यूज इनमें से हमें गिवन हो और कुछ अननोन हो तो हम इन सिंपल रूल्स को यूटिलाइज करते हुए हम उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन such method fails in case of complex networks when number of resistance and number of voltage sources are contained by the circuit. ये सिंपल सा जो एनालिसिस है ओहम लॉ और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फेल हो जाता है जहां पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हों सर्किट के अंदर और नंबर ऑफ सोर्सेस लगे हों मींस एक से ज़्यादा बैटरीज लगी हों और रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में हो तो ये सिंपलर रूल्स जो हमने प्रीवियसली पढ़े थे वो फेल हो जाते हैं वो हमें इन कम्प्लेक्स सर्किट्स का एनालिसिस नहीं देते इन सर्किट्स का एनालिसिस करने के लिए रूल्स बनाए गए जिन्हें हम किरचॉफ्स रूल्स कहते हैं आज हम दो रूल्स पढ़ेंगे एक है फर्स्ट किरचॉफ्स रूल दूसरा है सेकंड किरचॉफ्स रूल जो इन कम्प्लेक्स नेटवर्क्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है ये रूल्स क्या है आइए देखते हैं Kirchhoff first rule. Sum of all the current flowing toward a point is equal to sum of all the currents flowing away from that point. Means to say, अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखें तो sum of all the currents towards a point और away from points अगर वो सेम है तो उनका अगर सम अप करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है जीरो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सर्किट कंसिडर करता हूं जिसका एक छोटा सा ऐसा पोर्शन जहां पे रेजिस्टेंसेस आपस में एक पॉइंट ओ के ऊपर ज्वाइन हो रही हैं उसको कंसिडर करता हूं लेट अस दिस वन इज द रेजिस्टेंस R1 इन विच करंट इज फ्लोइंग I1 in this direction and here is the second resistance which is connected at point O having resistance R2 and in this current is flowing in that direction and here is the third resistance which is R3 और इसमें करंट जो है अवे फ्रॉम दैट पॉइंट है और यहाँ पे फोर्थ रेजिस्टेंस R4 कंसिडर कर लेते हैं और इसमें भी करंट कंसिडर करते हैं विच इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट तो हमने यहाँ पे चार रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क कंसिडर किया जो पॉइंट O के ऊपर एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहा है जहाँ पे इस डेफिनेशन में टुवर्ड्स ए पॉइंट का वर्ड यूज किया गया है वो इसी पॉइंट O को रेफर किया गया है R1 R2 के अंदर करंट जो है I1 I2 जो है वो टुवर्ड्स ही पॉइंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस R3 और R4 के अंदर करंट I3 और I4 अवे फ्रॉम दैट पॉइंट मूव कर रहा है अगर हम करंट की डेफिनेशन देखें तो हमने कहा था इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस अगर मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं इसे क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो फ्लो करती है किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी पोजीशन से तो उसे हम करंट कहते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज तो फिर अगर करंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर जितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज I1 और I2 से फ्लो करती हुई टुवर्ड्स पॉइंट O जाएगी उतनी ही क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है I3 और I4 का कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगी जो पॉइंट O से अवे मूव करेगी अगर हम इसे और एक्सप्लेन करने के लिए मैं कहूँ कि ये दो केनाल जो R1 और R2 रेजिस्टेंसेस हैं ये दो केनाल्स हैं नहरें हैं जिनके अंदर पानी फ्लो करता हुआ टुवर्ड्स पॉइंट O आ रहा है और यहाँ से इस जंक्शन O से दोनों का पानी आपस में मिक्स होता है और आगे से फर्दर दो
कैनाल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो जितना पानी इस पॉइंट ओ की तरफ मूव करेगा उतना ही पानी इस पॉइंट ओ से अवे मूव करेगा। तो हम अगर जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज टुवर्ड पॉइंट ओ मूव कर रही है उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करें। ये भी एक कन्वेंशन है कि टुवर्ड्स दी पॉइंट जो करंट फ्लो करता है उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो किसी पॉइंट से करंट अवे मूव करता है उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो दोनों का सम क्या निकलेगा? जीरो निकलेगा। I1 और I2 का जो सम है दैट वन विल बी इक्वल in magnitude but opposite in direction, therefore their sum will be equal to 0. Kirchhoff's first rule, which is also known as Kirchhoff's point rule, is manifestation of law of conservation of charge कि quantity of charge जो है वो कंजर्व रहती है। अगर किसी सर्किट के अंदर किसी पोजीशन पे कोई सोर्स या सिंक मौजूद नहीं, जैसा कि इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट का जो पार्ट हमने कंसिडर किया है इसमें ना कोई सोर्स लगा है और ना सिंक है, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। दिस फर्स्ट रूल follows the law of conservation of charge. Now we will discuss Kirchhoff's second rule. According to Kirchhoff's second rule, that the algebraic sum of voltages changes in a closed circuit or a loop must be equal to 0. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सर्किट कंसिडर करता हूं जो कंसिस्ट करता है दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 के ऊपर, और इसमें दो बैटरीज लगी हैं E1 और E2। मैं कंसिडर करता हूं E1 जो है वो सोर्स ऑफ EMF इज ग्रेटर देन E2, देन करंट इन दिस सर्किट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इट इज इक्वल टू I। हमें पता है कि बैटरी का पर्पस क्या है। बैटरी चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से पिक करती है, उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती है, वर्क डन करती है उन पर, और उन्हें प्लेस कर देती है हायर पोटेंशियल पर। और जब वो चार्जेस हायर पोटेंशियल से सर्किट में फ्लो करना शुरू करते हैं तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर अपनी एनर्जी लूज करते हैं। इसको हमने प्रीवियसली ऐसे पढ़ा था, वोल्टेजेस change or potential difference is equal to the work done on a unit positive charge or energy gained or lost by it in moving from one point to another point। हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि वर्क डन जो है जो चार्जेस पर किया जाता है दैट वन विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो उसी चीज को हम यहाँ पे यूज करते हैं कि जो बैटरी वर्क डन करती है चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से पिक करके हायर पोटेंशियल पर पहुंचाने के लिए, वो वर्क डन यूज होता है, वो चार्जेस अपनी एनर्जी को लूज करते हैं वाइल पासिंग थ्रू द सर्किट। तो मैं इस सर्किट के अंदर जहां पे चार्जेस एनर्जी गेन कर रहे हैं और लूज कर रहे हैं उनको राइट कर देता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सोर्स ऑफ EMF E1, जहां पे अगर चार्जेस के फ्लो को देखा जाए तो इस करंट I की वजह से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चार्जेस जो हैं इस बैटरी E में नेगेटिव टर्मिनल से मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। दिस मींस दे विल गेन एनर्जी। E1 सोर्स ऑफ EMF जो है चार्जेस के ऊपर वर्क डन करेगा और उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वी कैन राइट द एनर्जी गेन्ड बाय द charges will be equal to E1 into del Q. If I consider del Q is the amount of charges which is moving in this circuit, तो E1 into delta Q जो है वो एनर्जी गेन्ड बाय द चार्जेस आ गया। जब ये चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को लीव करेंगे तो पास करेंगे रेजिस्टेंस R1 में से और वहां पे अपनी एनर्जी लूज करेंगे। कितनी एनर्जी लूज करेंगे दैट वन will be also calculated by using the relation of V into Q। और हमारे यहाँ पे V क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना होगा? R1 के क्रॉस ओहम लॉ को यूज करते हुए हम करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है I इंटू R1, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितनी है? Q इंटू V माइनस I। R1 जो है वो क्या है? पोटेंशियल, और Q है क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ये एक्चुअली मैं इस रिलेशन को लिख ही देता हूं जो हम यूज करें, दैट वन इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। और हमारे केस में यहाँ पर V क्या है? पोटेंशियल, जिसे हमने अगर बैटरी के केस में देखें तो EMF कहा है E1 और E2। Q क्या है? डेल्टा Q के इक्वल है। तो वर्क डन जो है किस फॉर्म में स्टोर होता है? चार्जेस के अंदर एनर्जी की फॉर्म में। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यही चार्जेस जो हैं सोर्स ऑफ EMF E2 में से पास करेंगे फ्रॉम
इट्स हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल, तो एनर्जी गेन नहीं बल्कि लूज करेंगे। तो इसकी एनर्जी का लॉस जो है वो नेगेटिव में आएगा। दैट वन विल बी इक्वल टू माइनस E2 इंटू डेल्टा क्यू। और E2 के बाद चार्जेस मूव करेंगे रेजिस्टेंस R2 में से, और रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें पता है पावर डिसिपेशन होती है, एनर्जी लॉस होती है। तो उसके एनर्जी लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? पोटेंशियल इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? करंट I1 इंटू R2 बाय यूजिंग ओहम लॉ, और साथ क्वांटिटी ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू आ जाएगा जो इसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड देयर सम विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि बैटरी जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से पिक करके हायर पोटेंशियल पर पहुंचाने के लिए, उतनी ही एनर्जी चार्जेस लूज करेंगे व्हाइल पासिंग थ्रू द सर्किट। तो सबका सम जो है दैट वन विल बी इक्वल टू जीरो। अगर इस रिलेशन को देखा जाए तो इस रिलेशन में डेल्टा क्यू क्या है? सब में सेम है। तो मैं इसे कॉमन लेके दूसरी साइड पर ले जाऊं तो मेरे पास रिलेशन आ जाता है E1 माइनस आई इंटू R1 माइनस E2 माइनस आई इंटू R2 इज इक्वल टू जीरो। अगर इस रिलेशन को देखा जाए तो ये क्या है? पोटेंशियल। ये भी क्या है? पोटेंशियल। ये भी क्या है? पोटेंशियल। ये ईएमएफ को मैं पोटेंशियल भी बोल सकता हूँ सिंपल वे में। तो फिर मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता है? यही सेकंड किरचॉफ रूल की क्या है? डेफिनेशन है। इट इज स्टेटेड दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस चेंजेस इन ए क्लोज्ड सर्किट और ए लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये सारी रिलेशन के अंदर क्या है? वोल्टेजेस चेंजेस इन ए सर्किट ही है। तो हम एक कम्प्लेक्स सर्किट जो जिसके अंदर नंबर ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ और नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हों, उन्हें किरचॉफ सेकंड रूल को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक सिंगल लूप का सर्किट, सिंपल सर्किट था। लेकिन अगर सर्किट कम्प्लेक्स हो कुछ इस फॉर्म का, जिसके अंदर नंबर ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ हो और नंबर ऑफ लूप्स हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे हम ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि कौन से सोर्स ऑफ ईएमएफ की वैल्यू ग्रेटर है और कौन से की कम है, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस केस में किया। यहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, और तमाम लूप्स के अंदर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट कंसिडर कर लेंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज कर ले या क्लॉकवाइज कर ले। बोथ केसेस के अंदर आपका रिजल्ट सेम होगा। आप अपनी मर्जी से करंट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितने भी लूप्स हों सबके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम लेनी है, जो भी हो आपकी। तो मैं यहाँ पे लूप जो है उन्हें रिप्रेजेंट कर देता हूँ ए, बी, सी, डी, एफ और जी से। तो एक हमारे पास लूप है ए बी सी डी ए, जिसके अंदर करंट को मैं कह देता हूँ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इसकी वैल्यू है I1। और दूसरे लूप जो है सी एफ जी डी, उसके अंदर भी करंट जो है वो फर्स्ट की तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन इसमें करंट क्या है? I2 है। डायरेक्शन ऑफ करंट मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या लेनी है? सेम लेनी है दोनों लूप्स के अंदर। अब मैं स्टार्ट करता हूं ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ E1 से। उसमें अगर डायरेक्शन ऑफ करंट देखी जाए, दैट वन इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स दी लोअर पोटेंशियल। जो जब चार्जेस किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी गेन नहीं लूज करते हैं। जब एनर्जी लूज करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे, तो मैं लिखूंगा उसके लिए माइनस E1। और यही चार्जेस जब रेजिस्टेंस R में से गुजरेंगे, I1 करंट जो है R1 में से गुजरेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू आएगी माइनस I1 R1, जैसा कि प्रीवियसली लिखा। और फिर ये चार्जेस फ्लो करते हुए ए से डी की तरफ आएंगे और पास करेंगे रेजिस्टेंस R2 में से, तो R2 में भी अपनी एनर्जी पोटेंशियल को ड्रॉप करेंगे, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 आ जाएगा माइनस I1 R2। और अगर E2 को देखा जाए तो E2 में चार्जेस का फ्लो जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो जब चार्जेस विद इन दी बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, तो बैटरी उनके ऊपर वर्क डन करेगी और उन्हें पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी। तो दे विल गेन दी पोटेंशियल, सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो प्लस E2 लिखा जाएगा। इस केस में अब याद रखना है कि अगर रेजिस्टेंसेस दो लूप्स के अंदर कॉमन आ रही हो, जैसा कि यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस जो है लूप 1 और 2 के अंदर कॉमन है, तो जो दूसरे लूप की वजह से करंट का फ्लो है, अगर वो पहले लूप के करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बल्कि पोटेंशियल गेन लिखा जाता है। ये किरचॉफ रूल है। तो इसलिए मैं I2 करंट जो I1 करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है,
R2 रेजिस्टेंस में से, कॉमन रेजिस्टेंस में से मैं उसे लिखता हूं प्लस I2 R2। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बल्कि गेन लिखता हूं। क्यों गेन लिखा, मैं उसे रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि I1 करंट जो लूप का करंट है जिसकी हम इक्वेशन लिख रहे हैं, I2 करंट उस लूप के करंट के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर रेजिस्टेंस में कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट गुजर रहा हो तो उसे ड्रॉप नहीं बल्कि गेन लिखा जाता है, और सबका सम विल बी इक्वल टू 0। अब इसी तरह जैसा कि हमने लूप 1 की इक्वेशन लिखी, जिसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसी तरह हम लूप 2 की इक्वेशन लिखते हैं। मैं इस लूप 2 की इक्वेशन को स्टार्ट करता हूं E2 से। E2 में अगर देखा जाए, I2 करंट जो है वो किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स दी नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो चार्जेस जो हैं जब विद इन दी बैटरी हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे तो एनर्जी लॉस करेंगे। तो ये एनर्जी का लॉस माइनस E2 की फॉर्म में आएगा। अब रेजिस्टेंस R2 में से जब करंट गुजरेगा I2, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस I2 R2, ओहम लॉ से लिखी, बिकॉज पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास करंट जो है वो I2 है और रेजिस्टेंस क्या है, R2, और ड्रॉप हो रहा है तो इसलिए माइनस I2 R2 आ गया। और यही करंट अब फ्लो करते हुए R3 में से जब पास करेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा माइनस I2 R3। और अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ E3 के अंदर करंट की डायरेक्शन देखी जाए तो वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ है। चार्जेस जो है अपनी एनर्जी गेन करेंगे वाइल मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स दी हायर पोटेंशियल। तो फिर ईएमएफ सोर्स जो है वो पॉजिटिव में लिखा जाएगा प्लस E3। और अब इस केस में भी R2 क्या है, कॉमन रेजिस्टेंस है। तो दूसरा लूप, क्योंकि हम इस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं तो दूसरा लूप जो होगा वो ये कंसिडर होगा अब। और अगर इसकी करंट की डायरेक्शन इस लूप के रिस्पेक्ट से देखी जाए तो वो ऑपोजिट आ रही है। I1 जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है फ्रॉम I2, तो जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप नहीं बल्कि गेन आएगा ड्यू टू I1। तो फिर पहले की तरह जैसे हमने पहले भी दूसरे लूप के करंट की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप की बजाय पोटेंशियल गेन लिखा था कॉमन रेजिस्टेंस के अंदर, ड्यू टू द करंट which is flowing in the opposite direction to the loop current, therefore I can write it as plus I1 R2 which is equal to 0। तो जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उसमें हम सर्किट एनालिसिस इस तरह इक्वेशंस लिखते हैं और उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। अगर इसके अंदर हमें R1 R2 R3 की वैल्यू गिवन हो और E1 E2 E3 की वैल्यू गिवन हो तो हम दोनों लूप्स का करंट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। बाद में पावर डिसिपेशन की वैल्यू आई स्क्वायर आर के रिलेशन के साथ इन रेजिस्टेंसेस के अंदर पावर डिसिपेशन कितनी है उनकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन टू से हम इस रूल को फॉलो करते हुए इस तरीके से हम डिफरेंट कैलकुलेशन सर्किट की सर्किट एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हमने यूज किए। इफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रांसवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, द पोटेंशियल चेंज इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसा कि अभी हम कर रहे थे कि बैटरी के अंदर अगर चार्जेस जो हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो दैट वन इज टेकन एज पॉजिटिव। और अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। और रेजिस्टेंस के लिए है, इफ ए रेजिस्टेंस इज ट्रांसफर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर रेजिस्टेंस के अंदर कोई करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे तो फिर हम पोटेंशियल चेंज को भी इसी तरह कंसीडर करते हैं। दी चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि हमने कॉमन रेजिस्टेंस के अंदर किया कि उसके पोटेंशियल को चेंज कर दिया था। कॉमन रेजिस्टेंस में अगर दूसरे लूप की वजह से करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था तो उसे हमने पोटेंशियल ड्रॉप की बजाय पोटेंशियल गेन लिखा था। ये रूल्स हैं किरचॉफ सेकंड लॉ के जिन्हें हम फॉलो करते हैं फॉर सर्किट एनालिसिस। थैंक यू।